बच्चों, राष्ट्र निर्माण की चुनौती में जो सबसे पहला संकट आया वो था देश के विभाजन से वो संकट उत्पन्न हुआ। देश का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ। ये सिद्धांत मुस्लिम लीग के द्वारा बढ़ाया गया। किताबों में आपको चौधरी रहमत अली का नाम भी मिलेगा, जिन्होंने सिद्धांत को दिया था पहले पहल की द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, लेकिन उसको बढ़ाने वाली पार्टी मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग के जो नेता थे प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इस सिद्धांत के आधार पर भारत की विभाजन की मांग की। प्रश्न इसमें 3 तरीके के आते हैं। ये एक छोटा लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया, या द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, या एक क्वेश्चन आ जाता है भारत का विभाजन किस सिद्धांत के आधार पर हुआ। तो ये तीनों उत्तर आपको यहीं से मिल जाएंगे कि मुस्लिम लीग लिखिए या चौधरी रहमत अली, दोनों ही उत्तर सही हैं। इसके अनुसार ये सिद्धांत क्या है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार भारत एक कौम का नहीं, कौम मतलब ये उर्दू का शब्द है, कौम मतलब राष्ट्र, नेशन। तो भारत एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 राष्ट्रों का देश है। इसलिए जब आज़ादी मिल रही है तो मुस्लिम लीग ने क्या मांग की कि जो मुसलमान हैं उनके लिए अलग देश बनाया जाए, उन्हें भारत में शामिल ना किया जाए। तो यही था द्विराष्ट्र सिद्धांत का, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत था। और इसमें आपको ध्यान देने की बात है कि ये मुस्लिम लीग ने इस सिद्धांत को बढ़ाया था। कांग्रेस और बाकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता इस सिद्धांत को नहीं मानते थे, अर्थात वो ये नहीं मानते थे कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग राष्ट्र हैं, बल्कि वो उन्हें एक ही राष्ट्र में मानते थे। और इसीलिए इन लोगों ने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। अंततः लेकिन इसी सिद्धांत के आधार पर 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत का 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत का विभाजन हो गया, क्योंकि जो अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो वाली जो पॉलिसी थी, उसमें अंग्रेज इस मुस्लिम लीग की इस मांग को, द्विराष्ट्र की मांग को बढ़ाते चले गए और इसलिए अंततः भारत का विभाजन हुआ। विभाजन से ज़्यादा त्रासदीपूर्ण विभाजन की प्रक्रिया और उसके परिणाम हुए, क्योंकि मोटा फॉर्मूला विभाजन का ये तय किया गया, यहाँ पर लिखा है कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं वो इलाके पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। ये फॉर्मूला कहने में आसान था, लेकिन इसको अमल में लाने में, इसको अप्लाई करने में बहुत मुश्किलें आईं। जैसे यहाँ पर वो समस्याएं दी हुई हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि विभाजन में क्या कठिनाइयाँ थीं, देश के बंटवारे से क्या समस्याएं हुई, इसके क्या परिणाम हुए, तो इन समस्याओं को आप लिखेंगे। पहली बात, भारत का कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक में हो, हर जगह मिली जुली जनसंख्या रहती थी। बस भारत के 2 इलाके, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, 2 ऐसे इलाके थे भारत के पश्चिमी हिस्से का और पूर्वी हिस्से का, जहाँ पर मुसलमान संख्या में ज़्यादा थे, यद्यपि वहाँ भी वो बहुसंख्यक नहीं थे। तो लास्ट में यही तय किया गया कि जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी पंजाब का हिस्सा और पूर्वी बंगाल का हिस्सा, उसी को मिलाकर पाकिस्तान बनाया जाएगा। दूसरी चीज़, ये तय नहीं, जो इस तरीके के ये जो तब जब तय हो गया कि पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल जाएगा जहाँ मुसलमान ज़्यादा संख्या में हैं, वहाँ भी सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए कि ये द्विराष्ट्र सिद्धांत सिर्फ मुस्लिम लीग के द्वारा बढ़ाया गया था। तो मुस्लिम लीग के अलावा जितनी भी और अन्य पार्टियाँ थीं जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, वो सब पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे, वो भारत में ही रहना चाहते थे। जैसे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये कतई ये अपने लोगों को पाकिस्तान में मिलाने को तैयार नहीं थे, यद्यपि उनकी मांग की अनदेखी की गई और ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पाकिस्तान में
मिला दिया गया। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसको नोट कर लीजिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। तीसरी समस्या क्या आई कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। तो ये हुआ कि किस लेवल पे बंटवारा किया जाएगा। तो लास्ट में लोगों को ये सबसे त्रासदीपूर्ण हिस्सा यही था, क्योंकि पंजाब है, बंगाल है, बहुत लंबे समय से हिंदू मुसलमान आबादी वहाँ पर मिल के रहती आई है। बहुत से इलाके जो पश्चिमी पंजाब के और पूर्वी बंगाल के थे, वहाँ पर गैर मुस्लिम धर्म वाले लोग बहुसंख्यक थे, जिनको और आखिरी दिन तक 14-15 अगस्त की रात तक उनको ये नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे या भारत में आएंगे। तो ये इस तरीके के जितने भी ये गैर मुस्लिम बहुसंख्यक वाले धर्म वाले थे, वो अपने को हिंदुस्तान का ही हिस्सा मानते रहे। तो ये इसका जो नुकसान हुआ, इसका जो परिणाम ये हुआ कि बंटवारे के बाद जब उनको ये पता चला कि वो जिस जगह रह रहे हैं वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, तो ये और वहाँ से उनको अपना सब संपत्ति जायदाद छोड़कर आने पड़ा, दंगे हिंसा का सामना करना पड़ा। उसके कारण जो है ये विभाजन की प्रक्रिया बहुत ही त्रासदीपूर्ण हो गई। चौथी चीज़, दोनों तरफ के अल्पसंख्यक। जैसा आपको बताया कि आखिरी समय तक 14-15 अगस्त की रात्रि तक लोगों को ये नहीं पता था कि वो जिस इलाके में रह रहे हैं वो इलाका हिंदुस्तान का है या पाकिस्तान का है। तो जैसे ही अब कानूनी रूप से बंटवारा हो गया, सरकारें बदल गई, तो जैसा यहाँ पर लिखा है कि लोग एक तरीके की सांसत में थे। उन्होंने ये पाया कि हम अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस ज़मीन पर वो और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, उस ज़मीन ही पर वो क्या हो गए? विदेशी। मतलब अगर उन्हें भारत में रहना है, जैसे गैर मुस्लिम है, वो हिस्सा पाकिस्तान चला गया, तो वो अपनी ही ज़मीन पे फॉरेनर हो गए कि भाई तुम्हें जाना है, अगर तुम्हें भारतीय बन के रहना है तो तुम उधर भागो, अपनी ज़मीन घर छोड़कर। इसी तरीके से भारत में जो मुसलमान थे, जो अपने को पाकिस्तान में सोच के बैठे थे कि उनका हिस्सा, उनका घर पाकिस्तान के हिस्से में आएगा, और अचानक से उनको पता चला कि पाकिस्तान तो उधर की तरफ बना है, वो भारत के हिस्से में है, तो उनको भी अपना घर बार, संपत्ति जायदाद छोड़कर, जो जहाँ वो कई पीढ़ियों से रहते आ रहे थे, छोड़ के भागना पड़ा। तो ये हुई अल्पसंख्यकों की समस्या कि जहाँ पर अचानक से किसी को पता चले कि वो जहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं वहीं पर वो विदेशी हो गए। और समस्या उससे ज़्यादा ये हुई कि कोई भी निश्चित योजना नहीं थी कि किस तरीके से जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं या जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, उनको किस प्रक्रिया के द्वारा भेजा जाएगा या लाया जाएगा। ठीक, परिणाम ये हुआ, ये जैसा यहाँ पर लिखा है। अब इस ये हो गई विभाजन की कठिनाइयाँ। एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं। पहली कठिनाई ये थी कि कोई भी इलाका मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं था। दूसरा, सारे मुसलमान बंटवारा नहीं चाहते थे, वो भारत में ही रहना चाहते थे। तीसरी समस्या थी विभाजन का आधार नहीं। कई ऐसे इलाके थे जो पाकिस्तान में गए जहाँ पर हिंदू या गैर मुस्लिम आबादी, जैसे सिख हैं, वो बहुसंख्या में थे। तो वो अपने को मान के बैठे थे कि उनका हिस्सा तो भारत में ही आएगा। ऐसा नहीं हुआ। और चौथी चीज़, जब बंटवारा हो गया तब अचानक से रातों रात लोगों को ये पता चला कि वो जहाँ वो सदियों से रहते आ रहे हैं, अब वो वहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए हैं। उनके पास अब सिवाय अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ के भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। परिणाम क्या हुआ? विभाजन के परिणाम, ये एक लाइन ही पूरा परिणाम बता देती है। ये स्थानांतरण आकस्मिक था,
अनियोजित था और त्रासदी से भरा था। इस अल्पसंख्यक के कारण जितने भी लोग, चूँकि धर्म पे आधार पर विभाजन हुआ था, तो जितनों ने भी भारत में, चाहे मुसलमान हो या पाकिस्तान में हिंदू और बाकी सिख, जितने भी धर्म गैर मुस्लिम धर्म वाले थे, उन्होंने फिर भागकर भारत या पाकिस्तान जाना शुरू किया। तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या का भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत का स्थानांतरण हुआ, और इस स्थानांतरण की कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज़ों को जाना था। इसलिए अंग्रेज़ों को कोई इस बात में सरोकार नहीं था कि ये आबादी का स्थानांतरण हो रहा है शांतिपूर्ण ढंग से हो। और चूँकि सरकार नई थी और उसने इतनी बड़ी कल्पना नहीं की थी विस्थापन की या इस दंगे फसाद की, इसलिए ये अचानक से जो दंगे फसाद फैले, जो जनता का स्थानांतरण शुरू हुआ, उसने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न की। जैसे जब देश बँट गया तो दंगे फसाद शुरू हो गए, लूटपाट शुरू हो गई। जब पता चल गया कि जैसे पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख जमींदार थे या लोग थे, उनकी संपत्ति को लूटा जाने लगा, भारत में जो मुसलमान थे उनकी संपत्तियों को लूटा जाने लगा, और इसके कारण लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए और अपना घर छोड़कर दूसरे देश जाने को मजबूर हुए। इसके कारण हिंसा फैली, दंगे फसाद फैले, और जैसा यहाँ पर लिखा है कि औरतों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार इसमें किया गया। लोग पैदल ही पाकिस्तान से भारत या भारत से पाकिस्तान आने जाने लगे। औरतों को अगवा किया गया, उन्हें जबरन शादी करके या उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। बहुत से लोगों ने अपनी लड़कियों को बचाने के लिए मार भी डाला। इस एक जो नृशंसता है, ये जो आपको पहले अभी कविताएं पढ़ाई, या वो उनमें आप पढ़ेंगे कि कितनी बुरे स्तर पर मार काट और दंगा फसाद फैला था। जैसा यहाँ पर लिखा है, सादत हसन मंटो का मेहमानबाजी में कसर, दंगाइयों ने चलती ट्रेन रोक लिया, गैर मजहब के लोगों को खींच कर निकाला, तलवार तथा गोली से मौत के घाट उतार दिया गया, है ना। मतलब ये दोनों तरफ की बातें हैं कि ट्रेनों में भर के जो अल्पसंख्यक आ रहे थे, चाहे वो पाकिस्तान जा रहे हो या पाकिस्तान से भारत आ रहे हो, क्रिया प्रतिक्रिया में, तो जितने भी गैर मजहबी लोग थे, मतलब किसी अपने धर्म के अलावा, दंगाइयों के धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग, उन सबको खींच के मार दिया गया। और उसके बाद लिखा है, बाकी यात्रियों को हलवा, फल और दूध दिया गया और कहा आपके आने की खबर देर से मिली। तो ये एक नृशंसता बयान कर रही है ये लाइन। और यहाँ पर जैसा लिखा है कि आज भी इस विभाजन पर फिल्में बनती हैं, कई उपन्यास, कविताएं, लघु कथाएं, सब इस विभाजन के ऊपर लिखी गई। जनसंख्या के अलावा वित्तीय संपदा का भी बंटवारा हुआ। जो प्रशासनिक अमला था, प्रशासनिक कर्मचारी थे, सेना के सानो सामान, हथियार, हर चीज़ का बंटवारा भारत और पाकिस्तान में हुआ। देश की संपदा का बंटवारा हुआ। सबसे बड़ी समस्या जो भारत के सामने आई, पाकिस्तान ने अपने को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया। तो पाकिस्तान के सामने इस तरीके की कोई समस्या नहीं थी कि वो अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ज़्यादा सोचे, लेकिन चूँकि भारत ने अपने को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया था और इस बात के लिए भारत की सरकार प्रतिबद्ध थी, भारत का संविधान प्रतिबद्ध था कि सारे नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको सरकार का पूरा प्रश्रय मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। तो भारत के इस धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बनाए रखना भारतीय सरकार के समक्ष सबसे बड़ी समस्या थी। तो ये बच्चों, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो पहली चुनौती भारतीय शासन के समक्ष आज़ाद होते ही आई, देश के बंटवारे के कारण, उसको पढ़ा कि किस प्रकार ये बंटवारा देश की एकता के लिए खतरा बन गया।
और जो लोग बंटवारे के कारण भागकर आए, जो अल्पसंख्यक विस्थापित हुए, जो दंगे फसाद हुए, उनका पुनर्वास करना, उनको फिर से जीविका प्रदान करना, ये देश के लिए, देश के शासन के लिए सबसे पहला कार्य था प्रमुखता का। इसी में एक और है महात्मा गांधी जी की शहादत। महात्मा गांधी जी ने इन दंगे फसादों को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने आमरण अनशन भी किया और उनके उपवास के कारण पुनः जो है दंगे फसाद भारत में रुक गए। उसके बाद लेकिन 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू अतिवादी नाथूराम गोडसे, इनके द्वारा उन प्रार्थना के समय उन पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। तो ये क्वेश्चन भी एक आया है बोर्ड एग्ज़ाम में, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई है उनकी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा 30 जनवरी 1948। कल हम लोग जो दूसरी समस्या है भारतीय विभाजन के बाद जो देश के समक्ष, देश के भीतर से आई, एक देश को एकजुट रखने की, उसे पढ़ें।